हेलो एवरीवन, अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए सीटेट बहुत ही इजी होता है और उन्होंने कई बार सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और 1 से 2 दिन 4 दिन तैयारी करके सीटेट लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसा कौन सा ट्रिक उन्हें पता है जिससे सीटेट उनके लिए इतना ईजी बन चुका है। तो आज के क्लास में वो सभी चीज़ें आप भी जानने वाले हैं और आज का वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा अगर पहली बार आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार आप एग्जाम देने वाले हैं। और उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा यूजफुल है जो 2 4 10 नंबर से सीटेट क्वालिफाई होने से रह जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आज का क्लास देखिएगा, बहुत ही रामबाण क्लास है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं कि यह क्लास आप टारगेट टीचर चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सीटेट, यूपी टेट के साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि चीज़ें आपको नोट भी करनी है। आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सीटेट की तैयारी करते समय 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला, आपको टैग वर्ड, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, जैसे कि याद करना नकारात्मक शब्द है। ऐसे बहुत सारे सकारात्मक शब्द भी होते हैं, जैसे कि जांच पड़ताल करना सकारात्मक शब्द है, प्रश्न पूछना सकारात्मक शब्द है, सीटेट में वाद विवाद करना सकारात्मक शब्द है। तो ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, जो कि आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कठिन शब्द। सीटेट में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारे लिए नए होते हैं, पहली बार हम देख रहे होते हैं, तो उनका अपनी लैंग्वेज में हमें अर्थ पता होना चाहिए। जैसे कि संकलन, संकलन का अर्थ आपसे अगर पूछा जाए, पहली बार सीटेट की तैयारी करें, हो सकता है आपको ना पता हो कि संकलन माने क्या होता है। संकलन का अर्थ होता है जोड़ना, व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना। तो कठिन शब्दों के बारे में भी आपको पता होने चाहिए, जो कि आज के इस क्लास में आप जानने वाले हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है CCE, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है। और चौथा पॉइंट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आज का जो सीटेट है, इसका जो पैटर्न है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन, 100% कह सकते हैं क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और सतत और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित होते हैं प्रश्न। ठीक है, तो चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि आज के इस क्लास में आप जानने वाले हैं। साथ ही एक और ऐसा इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे सीटेट आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। चुटकी बजाते आप तैयारी करके क्वालिफाई कर लेंगे और बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने, टैग वर्ड से कैसे सही आंसर हम पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राइमरी लेवल पर सक्रियबद्धता यानी कि बच्चे एक्टिव हैं, इसका क्या अर्थ है। सक्रियबद्धता मतलब एक्टिव होकर वो चीज़ों को सीख रहे हैं, किस ऑप्शन से ये चीज़ पता चल रहा है। तो अगर बच्चा याद कर रहा है, स्मरण प्रत्यास्मरण कर रहा है या कोई चीज़ सुन रहा है, तो इससे पता चलता है कि बच्चा सक्रिय है। तो इससे नहीं पता चलता है, क्योंकि याद करना नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना। अगर हम किसी का सिर्फ और सिर्फ अनुकरण कर रहे हैं, यानी कि उसको कॉपी कर रहे हैं और उसको मतलब वो जो भी कर रहा है, ठीक है, अनुकरण और नकल करना लगभग सेम है, यानी कि हम किसी को कॉपी कर रहे हैं, तो इससे भी सक्रियबद्धता का पता नहीं चलता कि बच्चा बहुत एक्टिव है। तीसरा ऑप्शन है जांच पड़ताल करना, जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, ये सब प्राथमिक कक्षाओं में पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाद विवाद बच्चा करेगा, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट का टाइम होता है जब प्राइमरी लेवल में होता है, तो जितना ज़्यादा वाद विवाद करेगा, जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, बातचीत करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका भाषा विकास होगा। इसलिए ये सब सकारात्मक पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन लगभग सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही हम क्लियर करेंगे तीसरा सही है कि चौथा सही है। चौथा ऑप्शन हमारे सामने है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना। ठीक है, इसमें भी कॉपी करने की बात हो रही है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी कट गया। पहला कट गया क्योंकि याद करना इसमें था, नेगेटिव था। सिर्फ अनुकरण करना, नकल करना प्राइमरी कक्षाओं में नेगेटिव होता है, ये भी कट गया। चौथा भी कट गया क्योंकि इसमें भी नकल करना है, बचा तीसरा, यही सही हो जाएगा। और चलिए अब शुरू करते हैं। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड है उसके बारे में देख लेते हैं और वो सारी चीज़ें आप नोट भी कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जब भी आपके सामने ये वर्ड आए किसी ऑप्शन में क्वेश्चन के, तो आपको पता हो कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है
और ये नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव वाले को काट दीजिए, जिसमें पॉजिटिव हो बचेगा वही सही आंसर हो जाएगा। देखिए, और इसके बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के सॉल्व करिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप तक अभी तक आपने कोई भी तैयारी भी नहीं की है ना, तो भी 90 से ज़्यादा नंबर तो आपके बिना तैयारी के भी आ जाएंगे, सिर्फ यही चीज़ें सीख कर जो मैं बता रहा हूँ इस क्लास में। देखिए, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव जो टैग वर्ड है, जब भी किसी ऑप्शन में आए तो आपको सही मानना है कि वो ऑप्शन सही होगा, मैक्सिमम चांस है। पहला है पॉजिटिव टैग वर्ड, अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि जो भी चीज़ें बच्चा सीख रहा है उसको वह बाहर भी अपने समाज में, अपने घर पे, पास पड़ोस पे उसका यूज कर सके। तो अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट है विविधता का सम्मान करना। एज ए टीचर क्या करना, हमें विविधता का सम्मान करना है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद होता है बहुभाषा। विविधता में ही आता है एक वर्ड बहुभाषा। तो बहुभाषा क्या है, तो बहुभाषा एक अच्छा साधन है बच्चों को अन्य भाषाएं सिखाने का। ठीक है, तो बहुभाषा भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। सक्रिय भागीदारी, बच्चे का सक्रिय भागीदारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट में। आपको ध्यान रखना है कि एनसीएफ में बच्चे के सक्रिय भागीदारी पे, साथ ही एनईपी 2020 में भी बच्चे के सक्रिय भागीदारी पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया है। तो सक्रिय भागीदारी, जिस भी ऑप्शन से आपको ये पता चलेगा कि बच्चा इसमें खुद करके सीख रहा है, वही ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है खोज करना, बच्चा कुछ खोज कर रहा है, ठीक है, तो वो भी पॉजिटिव होता है। करके सीखना, जैसा कि जीन पियाजे ने भी बताया है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, करके चीज़ों अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, चीज़ों के बारे में सीखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो करके सीखना भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। जिस भी ऑप्शन में आपको ये पता चले कि बच्चा स्वयं करके सीख रहा है कोई चीज़, तो वह सही होगा। नेक्स्ट है जानकारी एकत्र करना, भी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। बच्चे के दृष्टिकोण का सम्मान, जिस भी ऑप्शन में होगा कि एक शिक्षक बच्चे के दृष्टिकोण का, यानी कि बच्चा जो भी चीज़ क्लास में कह रहा है उसका सम्मान कर रहे हैं शिक्षक, टीचर, ठीक है, तो वही ऑप्शन सही होता है। तो बच्चे के दृष्टिकोण का सम्मान करना है। नेक्स्ट है क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाना। ईवीएस सीटेट में जब ईवीएस के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो पहला वाला कि अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, और क्षेत्र भ्रमण, ये दोनों, और खोज करना, ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है ईवीएस के लिए। सीटेट में ईवीएस के पेडागोजी भी लगभग 15 अंकों के आते हैं। तो देखिए, क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाना। उसके बाद नेक्स्ट है खोज के अवसर प्रदान करना। बच्चों को शिक्षक के रूप में, जब भी एक शिक्षक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि आप एक शिक्षक हैं और बच्चे आपके सामने कक्षा तीसरी के बच्चे हैं, आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या आपकी भूमिका होनी चाहिए, तो खोज के अवसर प्रदान करना भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रजातांत्रिक परिवेश, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है वर्तमान समय में, इसलिए क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए डेमोक्रेटिक, ठीक है, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हस्तपरक अनुभव, यानी कि वही बच्चा स्वयं करके सीख रहा है। करके सीखना और हस्तपरक अनुभव दोनों सेम चीज़ें हैं। उसके बाद है परियोजना कार्य, ये प्राइमरी में पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, जिसमें 4-5 बच्चे मिलकर किसी एक टॉपिक पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको टीचर ने दे दिया, 4-5 बच्चों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया और दे दिया कि तुम लोग फलों के बारे में, ऐसे फल जो आसानी से मिल जाते हैं ठंडी में या गर्मी में, ऐसा वो फल छांट के लिखो। ठीक है, तो ये परियोजना जो कार्य है ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। वास्तविक अनुभव, वास्तविक अनुभव कब होगा, जब बच्चा स्वयं करके सीखेगा। तो जिस भी ऑप्शन से आपको ये पता चले कि यह कार्य, यह ऑप्शन ये कह रहा है कि बच्चा स्वयं करके सीख रहा है, बच्चे को वास्तविक अनुभव होगा। ठीक है, वास्तविक अनुभव यानी कि खुद करके सीख रहा है। उसके बाद अधिगम का विस्तार, जिस भी सीटेट के ऑप्शन से आपको ये पता चले कि इसमें बच्चे का अधिगम विस्तार हो रहा है, यानी कि वह बहुत बड़े लेवल पर चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है, उसके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो वही ऑप्शन सही होगा। ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसके बाद अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स के बाद, सॉरी अभी तो पॉजिटिव है, इसके बाद नेगेटिव टैग वर्ड है नेक्स्ट पेज पे। तो कुछ और पॉजिटिव टैग वर्ड है, जैसे गतिविधि आधारित, ठीक है, गतिविधि आधारित कोई भी टॉपिक है, सहयोगात्मक शिक्षण, प्रोत्साहित करना, मातृभाषा शिक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अनुभवात्मक। तो आपको ये सतत और व्यापक जो शब्द है इसको ध्यान में रखना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वर्तमान समय में लागू है। ठीक है, कभी भी सीबीएसई का, एनसीईआरटी की कोई भी किताब उठा के देखेंगे तो शुरुआत में ही वहाँ दिया होगा कि सीसी पैटर्न, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है पहले भी मैंने बताया है, हो सकता है आपको पता भी हो, फिर भी आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ।
सतत का अर्थ होता है जो निरंतर चलता रहे, ठीक है। सतत का क्या अर्थ है? निरंतर चलने वाला। और व्यापक का अर्थ है कि मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा है आपके सामने, ठीक है, और व्यापक स्तर पर इसका मूल्यांकन करना है, तो इसके शारीरिक पहलू को भी आपको ध्यान में रखना है, इसके मानसिक पहलू को भी यानी कि संज्ञानात्मक पहलू को ध्यान में रखना है, इसके क्या करना है, इसका भाषाई विकास को भी ध्यान में रखना है, इसके सामाजिक विकास को भी ध्यान रखना है, इसके नैतिक विकास को भी आपको ध्यान में रखना है। तो जब सभी पहलुओं को आप ध्यान रखेंगे तो उसी को कहेंगे व्यापक मूल्यांकन, कि निरंतर चलता रहे और बच्चे के सभी पहलुओं को ध्यान में रखे। तो ऐसे मूल्यांकन को कहेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत यानी कि लगातार। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी सीटेट में सतत और व्यापक मूल्यांकन या असेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है वही 4 ऑप्शन में से सही होगा जिसमें सतत और व्यापक का पता चलेगा। हो सकता है किसी ऑप्शन में सिर्फ सतत हो, किसी में सिर्फ व्यापक पक्ष पे ध्यान दिया जा रहा हो, तो तीसरे ऑप्शन में सतत और व्यापक दोनों पर ध्यान दिया जाएगा, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शन पढ़ के जिसमें भी सतत और व्यापक का पता चले, मूल्यांकन वाले क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन इससे आते ही हैं, वही सही होगा। चलिए नेक्स्ट है नकारात्मक टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में देखिए ध्यान से। परिभाषा याद करना। और हाँ, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज के पहले यानी कि सीटेट 2022 और 2021 दिसंबर और 2022 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, उसके पहले जो भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें परिभाषा याद करना, ठीक है, ये क्या था? नेगेटिव टैग वर्ड था। लेकिन हाल ही में मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा और जो सीबीएसई ने सही आंसर माना है उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बच्चों को परिभाषाएं याद कराई जा रही हैं। यानी कि एनईपी से ये बदलाव हुआ है, एनईपी 2020 से ये बदलाव हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर कोई क्वेश्चन परिभाषा याद कराने से रिलेटेड है, क्वेश्चन में ही पूछ दिया कि बच्चे को परिभाषा याद कराना है, कैसे याद कराएंगे आप या क्या आपका तरीका होगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि परिभाषा याद करना तो नेगेटिव शब्द है, ये हम कैसे आंसर करें। अब तो प्रश्न पढ़ के जो बच्चे के लिए सबसे सटीक हो वही आंसर आप दे दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, आप कंफ्यूज हो जाएं, तो बस आंख बंद करिए और ये फील करिए कि बच्चे के लिए सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, एक छोटे बच्चे के लिए प्राइमरी स्तर के, वही आंसर पे टिक मार दीजिए, ठीक है। चलिए, स्लोगन लिखना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नियंत्रित कक्षा, ध्यान रखना है आपको कि प्राइमरी लेवल पर कभी भी वो ऑप्शन सही नहीं होगा जिससे ये पता चले कि बच्चे चुपचाप पढ़ रहे हैं और शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं। बच्चे चुप नहीं होने चाहिए, ठीक है, बच्चे एक्टिव होने चाहिए। तो जब भी नियंत्रित कक्षा होगी तो बच्चे चुपचाप बैठेंगे, शिक्षक उनको जो पढ़ाएगा चुपचाप पढ़ेंगे, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याख्यान, व्याख्यान अपर प्राइमरी कक्षाओं में, ठीक है, बड़ी कक्षाओं में व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड पॉजिटिव शब्द होता है, लेकिन अगर आप प्राइमरी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो व्याख्यान शब्द नेगेटिव हो जाएगा। पुस्तक, जब भी पाठ्य पुस्तक, किसी ऑप्शन से पता चले कि इस ऑप्शन में सिर्फ पाठ्य पुस्तक यानी कि किताबों का सहारा लेकर कुछ चीज़ सिखाया जा रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा। आनंद मजा उपलब्ध कराना, ठीक है, तो आनंद और मजा उपलब्ध कराना बच्चों को, ये भी क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को आनंद या मजा उपलब्ध नहीं कराना है, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद और एक यहाँ शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बता दूँ, सरल या फिर कठिन, ये जो 2 शब्द हैं ये भी नकारात्मक शब्द हैं सीटेट के लिए, ठीक है। सरल या कठिन नहीं होना चाहिए कोई टॉपिक बच्चों के लिए, क्या होना चाहिए? उनके क्षमता के अनुसार होना चाहिए। तो सरल या कठिन के जगह पर जब होगा क्षमतानुसार, तो ये क्या हो जाएगा? क्षमतानुसार पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन सरल या कठिन नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्रेडिंग या रैंकिंग। ग्रेडिंग करना कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2, ग्रेड ए, ग्रेड बी, तो ये सब चीज़ क्या है? या रैंकिंग करना बच्चों का, ये सब नेगेटिव होता है, आपको ध्यान रखना है। छमाही वार्षिक परीक्षा, जैसा कि मैंने आपको बताया वर्तमान समय में सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली है, तो छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ठीक है, साप्ताहिक परीक्षा, ये सब क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। मूल्यांकन या एग्जाम पैटर्न कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए, जो निरंतर चलता रहे, अधिगम प्रक्रिया के साथ, लर्निंग के साथ निरंतर चलता रहे। नेक्स्ट है व्यावसायीकरण। व्यावसायीकरण नेगेटिव टैग वर्ड है। रटना, याद करना भी नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल, मात्र, सिर्फ, जब भी किसी ऑप्शन में सीटेट में 4 ऑप्शन होंगे
ठीक है। तो जब भी किसी ऑप्शन में केवल, मात्र, सिर्फ वर्ड आ जाए तो समझ जाइए नेगेटिव टैग वर्ड है, वो ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और है कि एक ऐसा सिचुएशन भी आता है जब हमें नेगेटिव आंसर ढूंढ के क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि चारों में से जिसमें नेगेटिव वर्ड है वही सही होगा, उसी को हम गोला फिल करेंगे। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन हो सकता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा सिचुएशन हो सकता है, जिसमें एक क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे बहुत से सिचुएशन होते हैं जहां पर नेगेटिव टैग वर्ड जिस ऑप्शन में होते हैं वही सही होता है। अगर आपको पहले से पता है, पहले भी मैंने बताया हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि चैनल पे बहुत ही कम वीडियोज़ मिलते हैं, लेकिन जो भी मिलेंगे आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। नेक्स्ट है उच्च तैयारी। तो पढ़ाई का प्राथमिक स्तर पे ये उद्देश्य नहीं होता कि बच्चों को बड़ी कक्षाओं के लिए तैयार किया जाए या उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए तैयार किया जाए, तो ये भी कट हो जाएगा। चलिए हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं। हिंदी पेडागोजी में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं और कुछ वर्ड निगेटिव होते हैं। तो जैसे सुंदर लिखना, सुनकर लिखना, देखकर लिखना, सिर्फ, मात्र, केवल, आसान, कठिन, पाठ्य पुस्तक, शुद्ध उच्चारण, ये सब क्या है, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी में जो 15 अंकों के क्वेश्चन आते हैं उसमें जब भी किसी ऑप्शन में इतने वर्ड आए तो आपको समझ लेना है कि वह नेगेटिव वर्ड है, वह सही नहीं होगा, ठीक है। प्रतिबंधित परिवेश, ऐसा परिवेश नहीं होना चाहिए बच्चों को भाषा सिखाने का जिसमें प्रतिबंध लगा दिया जाए। जैसे प्रतिबंध क्या लगा दिया जाए कि सिर्फ तुम्हें इंग्लिश में बात करना है, सिर्फ तुम्हें हिंदी में बात करना है, ठीक है। तो ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये सारी चीज़ें उम्मीद करता है आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये सब क्या है, हिंदी पेडागोजी के नेगेटिव टैग वर्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण के कठोर नियम याद करना। व्याकरण के कठोर नियम याद करना नेगेटिव टैग वर्ड है। जब भी किसी ऑप्शन में ऐसा पता चले कि इन बच्चों को कोई व्याकरण का या कोई भी बहुत ही कठिन चीज़ है उनको याद कराया जा रहा है, तो नेगेटिव, वो आंसर सही नहीं होगा। वर्णमाला कंठस्थ करना, ठीक है, जो हम छोटे थे तो हमें तो कराया गया था कि मीनिंग याद करना, हिंदी के कठिन शब्द, इंग्लिश के कठिन शब्द, तो ये क्या है, वर्तमान समय में नेगेटिव होता है। मानक भाषा पर बल देना कि जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो सिर्फ तुम्हें इंग्लिश बोलना है, ऐसा मानक भाषा, मानक लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है। मूल्यों पर आधारित, बच्चों का जो क्लास होता है, बच्चों की जो किताबें, सिलेबस होती हैं, वो मूल्यों पर आधारित नहीं होना चाहिए। उनका अधिगम मूल्यों पर आधारित, मतलब मूल्यों पर आधारित तो होनी चाहिए, लेकिन हमें इस पर बल नहीं देना है, ठीक है, कि तुम अभी बचपन से ही नैतिकता को सीखो, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि कोहलबर्ग ने भी बताया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनमें नैतिकता का अभाव होता है, ठीक है, और वो जिस प्रकार से बड़े होते जाते हैं उनमें नैतिकता बनती जाती है, उनकी नैतिकता सकारात्मक रूप में उभरती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अस्वीकार करना। बच्चा कुछ आपसे कह रहा है किसी ऑप्शन में और आपने कह दिया चुप हो जाओ, या नहीं ये गलत है, दोबारा मत ऐसा करना, ये सब क्या है, बच्चे की बातों को अस्वीकार करना। जब भी किसी 4 ऑप्शन में से ऐसा आएगा तो कट हो जाएगा। व्याकरणिक नियम भी नेगेटिव है। श्रुत लेख यानी कि सुनकर लिखना, सुनकर लिखना क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रश्न उत्तर लिखना, ये भी नेगेटिव है। अनुशासित शांत कक्षा, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ये हो गए आपके बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड, और ये आपको ध्यान में रखकर आप अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा, आप देखिएगा कि कितना चमत्कार होगा, सभी आंसर सही होंगे। वह आंसर कभी सही नहीं होगा सीटेट में जिसमें सिर्फ शिक्षक को सुविधा मिलने की बात की जाए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है वर्तमान समय में, तो बच्चे को सुविधा मिलनी चाहिए, ना कि शिक्षक को, ना ही प्रिंसिपल को, ना ही मतलब स्कूल के प्रबंधक को, ठीक है, सिर्फ बच्चे को सुविधा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन के संबंध में आपको ध्यान में रखना है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया सप्ताह में, महीने में, साल में एक बार नहीं होनी चाहिए, बल्कि सतत और व्यापक रूप से होते रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो में अभी और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, कठिन शब्द, उसको भी आप ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट के सभी सब्जेक्ट के, हिंदी हो गया, संस्कृत, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, सीडीपी, सभी का कंप्लीट पेडागोजी और जो उसके मेन टॉपिक होते हैं उस सब अगर आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए, और साथ ही आपको बेसिक साइंस, ईवीएस, एसएसटी, एनसीएफ, एनईपी और सभी सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश में
क्वेश्चन चाहिए MCQ वाले, तो इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 249 इसकी फ़ीस है। इसमें आपको कंप्लीट सारे सब्जेक्ट के ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे कि आप कम समय में सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छे अंकों से। ठीक है, इससे पहले भी बहुत से लोगों ने नोट्स लिया है। कमेंट करके बताइए अगर आपने नोट्स लिया है, आपने पढ़ा है, तो कमेंट में ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। ठीक है, और आपने नहीं लिया तो आप फटाक से इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। पहले भी ये चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक है तो रिवीजन ज़रूरी है इसका। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कठिन शब्द, जैसे कि अगर पूछ दिया कि 13 व्यवकलन 17, यानी कि अगर 17 में से 13 को घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि व्यवकलन क्या होता है। तो ऐसे ही कठिन शब्दों के लिए ये चीज़ें आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, इंग्लिश में इसको लर्निंग कहते हैं। संकलन, संकलन का अर्थ होता है जोड़ना, एडिशन। ठीक है, व्यवकलन यानी कि घटाना। उद्दीपन, उद्दीपन शब्द सीटेट के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है। उद्दीपन का अर्थ होता है उत्तेजित करना, कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा सामान जो बच्चे को कुछ सिखाने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करे, उत्तेजित करे, उसी को कहते हैं उद्दीपन। ठीक है, स्टिमुलस इसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है अनुक्रिया। अनुक्रिया शब्द भी बार बार सीटेट एग्जाम में आता है। तो अनुक्रिया का अर्थ होता है जवाब देना, रिस्पॉन्स करना। ठीक है, प्रतिक्रिया करना किसी भी चीज़ पे। संकल्पना शब्द भी बहुत बार आता है। संकल्पना का अर्थ होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वही कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा, संकल्पना या संप्रत्यय, ये सब सेम चीज़ है। नेक्स्ट है आकलन। आकलन यानी कि असेसमेंट, मूल्यांकन, इवेल्युएशन। ठीक है, अब आकलन और मूल्यांकन शब्द आ गया तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आकलन के उद्देश्य से किया गया कार्य ही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो समझ गए आप, आकलन के उद्देश्य से, माफ़ करिएगा, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। देखिए, उल्टा मैंने बता दिया आपको। मूल्यांकन के उद्देश्य से किया गया कार्य ही आकलन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई ज़मीन खरीदनी है घर बनाने के लिए, तो हमने किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात किया। प्रॉपर्टी डीलर ने, मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, इसके पास से ऐसे रास्ता गया हुआ है और पास में ही नेशनल हाईवे है, NH है। ठीक है, पास में ही एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पास में ही एक स्कूल है। ठीक है, पास में ही आपका गार्डन है और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो इसका किसी प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि अगर आपको 1300 या 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए तो इसके लिए आपको 10 लाख रुपए देने होंगे। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे किसी वहाँ के नज़दीक और भी अपने करीबी किसी रिलेटिव के साथ, और आप देखेंगे कि सारी चीज़ें ज़मीन के आसपास की चीज़ें सही हैं कि नहीं, रास्ते सही हैं, आसपास गंदगी तो नहीं रहती, और भी बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो जो छोटी छोटी चीज़ें आप जाकर अगल बगल देखेंगे, इसी को कहते हैं आकलन करना। आकलन करने के बाद आप इस मतलब अपने इस नतीजे पर पहुँचे कि हाँ, इस ज़मीन का 10 लाख रुपए बिल्कुल सही दाम है। तो वही आपने 10 लाख जो सही दाम बताया आकलन करने के बाद, उसी को कहते हैं मूल्यांकन करना। यानी कि मूल्यांकन के उद्देश्य से जो आप छोटे छोटे कार्य करते हैं उसी को आकलन करना कहते हैं। यानी कि मूल्यांकन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आकलन उसका छोटा सा हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, औपचारिक, मात्र दिखावे के लिए किया गया कार्य यानी कि फॉर्मल जिसको बोलते हैं। अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। परिकल्पना यानी कि अनुमान करना, परिकल्पना शब्द भी बहुत बार आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि परिकल्पना का अर्थ होता है अनुमान लगाना, गेस करना। चलिए, तो आज के क्लास में इतनी ही चीज़ें थी। नेक्स्ट क्लास पर डे आपको 7 बजे से क्लास मिलती है CTET के लिए। ठीक है, तो पर डे 7 बजे आप लोग आ जाया करिए, और ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीखेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। CTET मैंने खुद क्वालिफाई किया है, वो भी आज नहीं, 2014 से लेके 2016 तक जितने भी CTET एग्जाम हुए सब मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद तो मेरी जॉब ही लग गई। ठीक है, तो 2014 में सेल्फ स्टडी से CTET मैंने क्वालिफाई किया था। और ये सारी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें खुद से मैंने, बिना किसी कोचिंग, उस टाइम तो यूट्यूब भी नहीं था, खुद से पढ़ के, खुद से करके, बहुत सारी किताबें पढ़ के, खुद से प्रीवियस ईयर सॉल्व करके चीज़ें सीखी हैं, जो कि आपको मैं अपने वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा और शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।